किसान भाइयों और बहनों, राम राम, नमस्कार। आज हमारे बीच हैं श्री भागवत प्रसाद पंद्रे जी। आप हैं कृषि वानिकी विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल से। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पौधा जब तैयार करते हैं तो पौधरोपण करना बेहद आवश्यक है। तो इसी विषय को लेकर आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। पंद्रे साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी शहडोल के स्टूडियो में। पौधरोपण से संबंधित जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को, किसान भाइयों को मेरा कृषि विज्ञान केंद्र परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है जी। जैसा कि अभी जो पीक पॉइंट है और बढ़िया मौसम है और प्री मानसून का समय है किसान भाइयों के लिए, अभी आज हम देखते जा रहे हैं कि हमारा जो मौसम परिवर्तन है जी, अभी अनचाहे बारिश हो रही है, कभी नहीं हो रही है, अनचाहे तापमान कभी बढ़ रही है, कम हो रही है। इसका मेन रीजन है हमारा जो है क्लाइमेट चेंजेस है, जलवायु परिवर्तन है जी। जलवायु परिवर्तन हमको इसको नियंत्रण करने के लिए बहुत बड़े स्तर पे इनका प्लान चल रहा है जी, जिससे हमको निजात पाने के लिए अब शासन की ये मंशा है कि हमें पौधरोपण की ओर बढ़ना है और पौधरोपण के साथ साथ हमको उसको खेती में शामिल करना है जी। तो उसके लिए किसान भाई, अभी जो हमारा बहुत बढ़िया समय है, बहुत अच्छा समय है, जो पौधे हम लगा सकते हैं और पौधे लगाने के साथ साथ हम खेती की जो फसलें हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप हैं, उसको भी लेके किसान भाई अपना जो डबल आमदनी है वो कमा सकते हैं जी। तो ये जून जुलाई का जो महीना होता है, इसमें मुख्य रूप से ये काम किया जाता है, पौधे लगाए जाते हैं। तो अभी जो है बिल्कुल सही मौसम है और उसके अलावा जो मिट्टी है वो भी थोड़ी सी नम होती है। उसके अलावा कुछ तैयारियां भी करनी पड़ती है। तो ये पूरी प्रक्रिया के विषय में आपसे जानना चाहेंगे। हाँ जी। तो किसान भाई, अभी पौधे लगाने के लिए मैं 4-5 बिंदु जो हमारा जो वैज्ञानिक तरीका है पौधे लगाने का, एक तो पहला है समय होता है जी, दूसरा है कि गड्ढा खोदना होता है, तीसरा जो है हमें खाद का प्रयोग होता है जी, फिर चौथा हमें पौधे लगाना होता है, फिर मिट्टी भरना होता है, फिर पानी देना होता है। इस तरह से ये 5-6 प्रकार की जो प्रमुख बिंदु हैं, यदि किसान इस बात को ध्यान में रख करके इनको अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर किसान का जो अपना पौधरोपण है वो सफल हो जाएगा और पौधे जो है अच्छे से उग सकेगा जी। तो अभी बात करते हैं सही समय। तो सही समय बारिश का मौसम, मानसून पेड़ लगाने के लिए उपयुक्त समय है क्योंकि इस समय पौधों को प्राकृतिक नमी मिलती है। दूसरी बात है कि पौधे लगाना है तो है, लेकिन उसके लिए गड्ढा खोदना है। तो गड्ढा खोदना है ना, तो 1x1 का गड्ढा किसान भाई खोद लें और उसमें पौधे या पॉलीथीन की थैला से जो थोड़ा बड़ा होता है ना, उससे बड़ा गड्ढा का आकार करें और उसमें प्रॉपर मात्रा में गड्ढे में जो है पौधे को एंटर करें और उसमें लगा दें जी। इसमें ये जो गड्ढा खोदना है, इसमें अलग अलग जो पौधे का जो आकार हो सकता है या आगे चल के वो कितना बड़ा पेड़ बनेगा, ये सब भी ध्यान रखना पड़ेगा क्या? नहीं, इसमें गड्ढा के लिए देखिए प्रॉपर मात्रा में, जैसे कभी कभी कुछ ऊंचे पौधे होते हैं, कुछ छोटे लंबाई के पौधे होते हैं जी। तो गड्ढे का आकार तो लगभग सेम होता है, लेकिन उसकी जो दूरी की मात्रा है है ना, 5 मीटर इंटू गुणित 5 मीटर जो है लंबाई, और पेड़ टू पेड़ जो है 5-5 मीटर के डिस्टेंस में यदि किसान भाई लगाते हैं तो ये उपयुक्त है और स्टैंडर्ड इसका साइज है जी। और अब बात करते हैं किसान भाई खाद का उपयोग जो है गड्ढे में, थोड़ी जैविक खाद जैसे सड़ी हुई गोबर खाद है, वर्मी कंपोस्ट है ना, ये इत्यादि मिला लेते हैं और उसको आसपास जो है थोड़ा दबा देते हैं जी। तो इससे क्या है, उसमें कम्पैक्ट हो जाएगी और इससे पौधे लगाने में आसानी हो जाएगी। बिल्कुल। तीसरी बात आती है कि पौधे लगाना। पौधे को अपने किस प्रकार से लगाना है, पॉलीथीन से बहुत अच्छे बारीकी से निकाल कर गड्ढे में उसको बीच में रखना है और ध्यान रहे कि पौधे का तना जो है थोड़ा सा ऊपर रहे। अच्छा। हाँ, इस तरह से उसको लगाना है। और इसके बाद बात करते हैं मिट्टी भरना है। जो मिट्टी भरना है, गड्ढे को मिट्टी और खाद के मिश्रण से भर दें और हल्के हाथों से और उसके आसपास दबा दें। अच्छा। जिससे कि हवा में न फंस सके
इस तरह से मिट्टी को फिलअप कर दें जी। और उसके तुरंत बाद जो है अब पानी देना है। जैसे पौधा लगा लिए तो उसके बाद हमको तुरंत पानी देना है जी। और पर्याप्त पानी दे दें, और जिससे कि हमको जो पूरी नमी के साथ में उसको, और लगाने का समय कृपया किसान भाई ये ध्यान दें कि शाम के समय जो सेकंड हाफ होता है जी, जी। उस समय लगाएं तो बहुत बढ़िया होगा जी, क्योंकि उस समय तापमान जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। हाँ। तो फिर जो पौधे की जो लंबी आयु है या उसको सरवाइव करने के लिए जो समय है वो बिल्कुल उपयुक्त है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसके अलावा मैं एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहूंगा कि जो मिट्टी जो हम भर रहे थे गड्ढे को पाटने के लिए पौधे को लगाने के बाद, तो उसमें जो है खाद मिश्रण जो किया जाना चाहिए, तो वो वही मिट्टी रहती है जो गड्ढा खोदने से जो निकली हुई मिट्टी रहती है, और उसके अलावा जो उसमें खाद जो डाला जा सकता है वो कौन सा खाद डाला जा सकता है वो जानना चाहेंगे। हाँ, इसमें किसान भाई क्या करते हैं कि भाई गड्ढा खोदने के बाद जो मिट्टी निकलती है वहां से, तो उसके साथ में हमको थोड़ा सा गोबर खाद वाला जो पकी गोबर की खाद हो, और या फिर वर्मी कंपोस्ट हो, इसको मात्रा में यदि 50-50% मिला लेते हैं और दवा दे देते हैं, तो ये कम से कम ये पौधे के लिए जो है उसको सर्वाइव करने के लिए बढ़िया पोषण और न्यूट्रिएंट जो है मिल जाता है। मिट्टी के साथ में हमें कम से कम पकी हुई गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट नहीं मिले तो कम से कम गोबर की खाद तो जरूर होना चाहिए। जी, ये खाद जो है उनको आगे बढ़ने में जो है तेजी से बढ़ने में, ग्रोथ करने में मदद करेगा। तो इसी पद्धति को अपन जो क्या है पौधे के साथ में, और यदि जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि 5x5 में अपना जो प्लांटिंग करना है, तो इसके बीच में जो है आप एग्रीकल्चर क्रॉप भी ले सकते हैं, जैसे अंतर्वर्ती फसल जो है। तो इसमें आप किसान भाई, जिससे क्या है कि मैक्सिमम हमारे खेत का उपयोग हो, हमारी जो जमीन है उसका पूरा यूटिलाइजेशन के साथ साथ में कम से कम हमको पेड़ से तो हमको आमदनी मिलेगी ही, साथ में हमको नीचे जो हमारी मिट्टी है ना, जमीन है, उससे भी हमको लाभ मिलेगी। तो ये एक जो पद्धति है, ये पद्धति कहलाती है कृषि वानिकी पद्धति है। तो इस कृषि वानिकी पद्धति में किसान भाई जानते ही होंगे, ये कोई प्राचीन ऐसा जो अनजान व्यक्ति भी ऐसा कुछ नहीं है जो जिसको नहीं जानते हो, जिसके अंतर्गत में जो हमको भूमि का उपयोग है, ऐसी तकनीक या पद्धति को उपयोग इस तरह से किया जाता है जिसमें हमें कृषि फसल या मवेशी के साथ साथ में हमें वृक्षों का भी समावेश करना होता है। बिल्कुल। तो इस इकाई में क्या है, हमारी कृषक जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार, जैसे कि अनाज है, पशु चारा है, जलाने के लिए लकड़ी है, बांस है, कृषि औजार है, इस तरह से हमको बहुउद्देशीय प्रकार से हमको आमदनी जो किसानों को मिल सके, जिससे किसानों को टिकाऊ खेती कहना चाहिए। टिकाऊ खेती जो है हम लंबे समय से, एक बार हमको लगाने के बाद हमको बहुत लंबे समय तक हमको यदि लाभ प्राप्त हो, तो वो पद्धति जो है कृषि वानिकी पद्धति के कंसेप्ट से इसको किसान जो है पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल। अब इसमें जो भूमि का जो चुनाव है उसके विषय में मैं आना चाहूंगा कि जैसे हमारे किसान भाइयों के पास मेड़ होते हैं, खेत के किनारे किनारे मेड़ होते हैं, वहां पर इसको लगाना है, या कोई और ऐसी जगह जो चिन्हित की गई है पेड़ लगाने के लिए, या खेत में भी कभी कोई खेत खाली पड़ी हुई हो जहां पर बंजर भूमि हो, ऐसा कुछ हो, तो कैसे चयन करें इसके बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, देखिए किसान भाइयों, ये तो किसान भाई के ऊपर निर्भर करता है कि किसान भाई के यहाँ कैसी जमीन है और कितनी मात्रा में है। यदि आप किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है,
तो किसान भाई जिनके पास नहीं है जो एडिशनल जो हमारा एक्स्ट्रा जमीन नहीं है, तो वो कम से कम किसान भाई हम मेड़ में जो है पेड़ अपना लगा सकते हैं, बीच में अपना फसल ले सकते हैं और मेड़ में अपना 2-4 मीटर की दूरी में पेड़ आसपास जो है लगा सकते हैं। जिससे क्या होगा, किसान भाइयों को जो एक नेचुरल प्राकृतिक आपदाएं आती है, हवाएं आती है, विंड वेलोसिटी जो कहते हैं, प्राकृतिक आपदा से कभी बहुत तेज आई तो क्या है, पूरा फसल जो है सो जाती है। जैसे मान लीजिए धान की फसल है, बड़ी होने के बाद कुछ हवाएं चली तो जिससे क्या है, आसपास हमारे चारों तरफ मेड़ में यदि पेड़ लगे होंगे तो वो एक ऑब्स्टेकल का काम करेंगे, जो वायु अवरोधक पट्टी का काम करेंगे, जिससे हमको एक प्रकार के फसल हमारा नष्ट हुआ तो हमारा दूसरा जो है उपज हमको मिल जाएगा। तो एक प्रकार से अंतर्वर्ती फसल के साथ साथ में इसको भी किसान करते हैं। तो हमारा जो एक रिस्क वाला कवर है, रिस्क जो है इसमें नुकसान हुआ तो हमको इसमें फायदा मिल जाएगा। ये इस पद्धति में ऐसा करते हैं किसान, तो हमको रिस्क कवर जो है उसका मैनेजमेंट हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो इससे क्या होगा कि हमारी जो प्रति इकाई अधिकतम उत्पादन है, तो प्रति इकाई पर हेक्टेयर में हमको उत्पादन अधिक मिलेगा। और इसमें हमारे पेड़ की कुछ जड़ें ऐसी होती हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लाने का काम करते हैं। तो इसमें क्या है, जो भूमि के पोषक तत्वों में वृद्धि भी होगी और उसकी उर्वरता शक्ति भी बढ़ेगी। और किसानों को लकड़ी, ईंधन, लुगदी, चारा, जो फल का उत्पादन है, प्रति एक साथ में जो है इनका ज्यादा आमदनी मिलेगी। और किसानों को जो स्थानीय मांगों की जो पूर्ति है वो उससे भी हो जाएगी। और हमारा दूसरा ये है कि वनों पर जो प्रभाव है, वनों का जो दबाव है उससे भी कम होगा। वनों पर जो प्रेशर रहता है उससे भी कम हो, लघु कुटीर उद्योग के लिए आर्थिक लाभ के लिए हो जाएगा। और भूमि संरक्षण को हमारा रोकने का काम होगा। पर्यावरण की सुधार अपने ले आ पाएंगे। एकल पद्धति से होने वाले जो नुकसान है उसकी संभावना कम हो जाएगी। और हमारे जो लोकल रोजगार है उससे किसानों को फायदा होगा। पड़ती भूमि का इससे विकास होगा। उसमें लौड़ी सॉइल अपना क्षारीय है, अम्लीय है, तो इससे भूमि का विकास भी होगा और पौधा पैदावार भी अच्छा होगा और उसमें उत्पादन की वृद्धि भी होगी। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का तो चलो बोल रहे। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। जी, ये लाभ के विषय में आप भी बता रहे थे कि क्या क्या हमारे किसान भाइयों को लाभ हो सकते हैं। जी हाँ, इसके लाभ के साथ साथ में अब जो है, जैसा कि अभी हमने किसान भाइयों को बताना चाह रहे थे कि इस पद्धति में जो है, जो वृक्षों का चुनाव है जी, तो वो चुनाव कैसे करना है। जैसे किसान भाई अपने हिसाब से कुछ इसमें भी कैटेगरीज हैं, कुछ हैं जैसे कि फलदार पौधे हैं जी, कुछ औषधि पौधे हैं, कुछ पशु चारे के लिए है जी, इस तरह से कुछ इमारती वाले जो हैं। तो किसान अपने हिसाब से किसान जो है अपने आवश्यकता अनुसार जो किसान अपना है वृक्षों का चयन कर सकते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, असिंचित क्षेत्र है, असिंचित भूमि है जहाँ पे हमारी सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए किसान भाई क्या करें, उस जगह असिंचित भूमि में आम है, अमरूद है, बेर, सीताफल, मुनगा और कटहल इत्यादि जो हमारे शहडोल जिले के क्षेत्र के हिसाब से ये बहुत बढ़िया, जो जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है यहाँ पर किसान भाई जो है लगा सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि अर्धसिंचित भूमि है, अच्छा, जहाँ पे कुछ सिंचाई है, जहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत सिंचाई की साधन है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है जी। उस क्षेत्र के लिए किसान भाई नींबू लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं और आम है, अनार इत्यादि जो है किसान भाई इसको वहाँ पौधरोपण कर सकते हैं। तीसरी बात यह है, अपन जैसे फलदार की बात की, अब उसके बाद आता है औषधि वृक्ष जो है, अच्छा। हाँ, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जैसे कि हमारे जंगलों से आजकल बहुत हर्रा हो गया, बहेरा हो गया, आंवला है, बेल है, नीम, करंज है
और इस तरह से मुनगा है। सबसे बढ़िया तो ये है कि औषधि वृक्षों में मुनगा है, नीम है, अपने यहाँ शहडोल क्षेत्र में बहुत ही अच्छे मात्रा में पाया जाता है और उसका हमारा शहडोल में मार्केटिंग भी बहुत अच्छा है और बहुत सारे किसान इसको अच्छे से उगा रहे हैं और उसका वैज्ञानिक तरीके से खेती करके अपना आमदनी को किसान बढ़ा रहे हैं। मैं नीम के विषय में ये भी बोलना चाहूंगा कि जो हम जैविक खेती करते हैं तो हम जो उसमें जो प्राकृतिक रूप से जो या ये कहा जाए कि जैविक कीटनाशक जो होता है उसको बनाने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और जैसा आपने कहा है, और नीम के अलावा आपने नाम लिया था मुनगा, तो ये तो जो है आम के आम और गुठलियों के दाम वाली जो फसल है, इसमें पत्तियों से भी जो है आजकल कई हमारे किसान भाई उसको सुखा कर भी बेच रहे हैं, सीधे पत्तियों से का भी सेवन कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो वृक्ष हैं उनका नाम आपने लिया है और इस क्षेत्र में खास तौर से बहुत ज्यादा ये जो बढ़ते हैं, तेजी से बढ़ते हैं और बहुत अच्छा उसका उत्पादन भी रहता है। और अब इसमें एक प्रकार से देखा जाए किसान भाइयों के लिए जो है, अब औषधि वृक्ष की तो बात कर लिए, इसके बाद अपन करते हैं बहुउद्देशीय है, जो हमारा एक उद्देश्य नहीं, हमारा अनेक प्रकार से उद्देश्य को पूर्ति करते हैं। कुछ ऐसे प्रजाति हैं जो बहुत जल्दी ग्रोथ वृद्धि करते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, जो कि हमारे नाइट्रोजन जो 78% हमारे वायुमंडल में है, तो उस वायुमंडल से वो पौधे ऑटोमेटिक अपने नाइट्रोजन को खींच कर अपने जड़ तक के ले आते हैं। जैसे कि विलायती बबूल है, शीशम है और अगस्त है, शीरीष है, बबूल है और ये खमेर है। ये प्रजाति यदि किसान सिलेक्ट करते हैं तो वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम जो है, जिससे अपने को जमीन में यूरिया का काम जो है अपने उपलब्ध हो जाएगी किसानों के लिए जी। और दूसरी बात यह है पशु चारे के लिए, यदि किसान भाई इस वृक्षों का चयन करते हैं, जैसे कि अगस्त, रंजन, शीरीष, खमेर, विलायती और खेजड़ी, और इसमें कुछ फॉडर क्रॉप्स भी आ जाते हैं स्पीशीज में जो है, तो इसके लिए भी किसान भाई जो है अवश्य इनका चयन करके लगा सकते हैं। बिल्कुल। और कभी कभी ऐसी भूमि होती है जहाँ पे हमेशा पानी भराव बना रहता है, दलदली, हाँ, तो उनके लिए कम से कम किसान भाई इनके लिए ये स्पीशीज करें। जैसे यूकेलिप्टिस है, ये हमारे शहडोल जिले का, हमारे शहडोल संभाग में बहुत बढ़िया इसका उत्पादन देखने को मिल रहा है। किसान भाई उसको लगाते हैं और अच्छा कुछ ना कुछ उसमें आमदनी जो है उनको पर इनकम, जो पर ईयर का जो इनकम है उनको अपने आप जो है उनको कंपनी या फिर किसी के माध्यम से सेलिंग कर लेते हैं और किसान इससे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। और साथ साथ में इस जैसे इमली भी है, इमली है, ये उस कंडीशन में लग जाएगी। इमली है, गूलर है, साजा है, जामुन है। अभी इस समय में देख रहे हैं किसान भाई जामुन का बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है। तो किसान भाई यदि ऐसे जहाँ पानी वाला क्षेत्र है वहाँ यदि जामुन लगाते हैं तो इस समय में कम से कम अभी जो है कम से कम जो है 30 से 40 रुपया पर केजी जो है जामुन बिक रहा है। तो इससे किसानों को हमको और साथ साथ में एडिशनल इनकम के जो रूप में है किसानों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने बताई है कि आय भी इससे अर्जित कर सकते हैं। द्वितीयक आय जो है, प्राथमिक तो वो फसलों से ले सकते हैं और द्वितीयक जो है उससे ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानकारी। हाँ, तो और ये तो अपना वाटर लॉग कंडीशन की बात हुई है। कुछ ऐसे जल स्रोत होते हैं जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र टाइप से होते हैं, तो वो खाली पड़े रहते हैं ऐसे जमीन, जिसमें कि अपन आम लगा सकते हैं। महुआ है, महुआ तो अपना शहडोल के वरदान है जी। मैं अपना पूरे शहडोल संभाग का उमरिया, अनूपपुर, ये महुआ को अपना ट्राइबल क्षेत्रों में उनके लिए जो है एक वरदान साबित हुआ है उनके इनकम के लिए, हम खासकर हमारे ट्राइबल क्षेत्र के लिए जी। और पीपल हो गया, बरगद हो गया, ये सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम आदमी धूप में कहीं बाहर निकले तो कम से कम छांव में आकर उनको जो है कहीं ना कहीं अच्छे से आराम की जरूरत है, तो उन जगह पर इनका चयन करें। और जलाऊ लकड़ी के लिए खासकर जो है किसान भाई क्या करें कि अपना बबूल है, खैर, करंज, धौड़ा जो है ये इस प्रकार से प्रजाति का लगा सकते हैं। और अपना कृषि एक होता है कृषि औजार बनाने के लिए जी, तो उनके लिए शीशम है, बबूल है, बीजा, शाल है, हल्दू, बांस है, खमेर है, ये इस प्रकार के प्रजातियों को चयन करते हैं। तो ये बहुत टिकाऊ और सस्टेनेबल उसके लिए जो है अच्छा होता है जी। अब किसान भाई क्या करें, कभी कभी ये होता है कि कुछ छायादार स्थानों के लिए कुछ औषधि कहाँ लगाएं, कौन सी लगाएं, तो इसके लिए कुछ छायादार स्थान होते हैं जहाँ पर किसान हम अपना जो है आमदनी भी मिल सके थोड़ा सा। जैसे बड़े पेड़ लगा लिए हैं, अब उसके नीचे छाया बन रही है, तो उससे भी आय हम अर्जित कर सकते हैं। ऐसी
फसलों के बारे में हम बात करेंगे। हाँ, तो बिल्कुल बहुत सही बात आपने की है कि छायादार स्थानों के लिए हमारे कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो कि क्योंकि उनका जो वृद्धि है छाया के विरुद्ध ही होती है। बाकी और जगह लगाएंगे तो वो नहीं ग्रो करेगा, लेकिन उसको छाया में लगाएंगे तो वो उसी के प्रति बहुत आकर्षण होते हैं। तो इन स्थानों के लिए जो हमारी औषधीय प्रजातियां हैं, इसमें जैसे कि अश्वगंधा है, सफेद मुसली और सर्पगंधा है, हल्दी है। हल्दी अदरक तो अपने किसानों अपने यहाँ शहडोल जिले के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही बढ़िया उसका उत्पादन हुआ है। अदरक है और लेमन ग्रास है, खस है, ये इत्यादि प्रजातियों को चयन कर किसान अपना जो जमीन का उपयोग है और उसके साथ साथ में उनको लाभ है। तो यदि इस प्रकार से किसान भाई अपना खेती को अपने एक लाभ का धंधा बनाना चाहेंगे तो वो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि किसान आम के आम और गुठलियों के दाम जरूर मिलेगा। इसी के साथ मैं अपना हमारी समाप्त करता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंद्रे साहब आपको जो है आकाशवाणी शहडोल के स्टूडियो में आने और किसान भाइयों को ये जो पौधरोपण से संबंधित जो जानकारियां हैं और साथ ही जो भी वृक्ष जो है आगे चल के उनको लाभ दे सकते हैं कई प्रकार के कामों के लिए, चाहे वो चारे के लिए हो, चाहे वो लकड़ी के लिए हो, चाहे वो फल प्रदान करने के लिए हो या बहुउद्देशीय कार्यों के लिए, ये सब के बारे में आपने विस्तार से जो आज जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई न नदी। कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई न नदी। जात हुआ अकेली हो, तू तो जात हुआ अकेली, कोई संग न सहेली, कोई संग न सहेली। गुंडा रोकीली है, गुंडा रोकीली है तो हरी डगरिया, बदरिया घेरी आई न नदी। गुंडा रोकीली है तो हरी डगरिया, घेरी आई न नदी। कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई न नदी। पड़ल बाड़ू, काहे पड़ल बाड़ू हमारी नगरिया, बदरिया घेरी आई न नदी।
काहे पड़ल बाड़ू हमारी नगरिया बदरिया घेरी आई नदी कैसे खेले जयबू सावन में कजरिया बदरिया घेरी आई नदी। कितने दामुल फांसी पड़ गए हो, कितने दामुल फांसी पड़ गए, कितने गोली खा के मर गए, कितने गोली खा के मर गए, कितने फीसद हुई हैं, कितने फीसद हुई हैं जेहल में चकरिया बदरिया घेरी आई नदी। कितने फीसद हुई हैं जेहल में चकरिया बदरिया घेरी आई नदी कैसे खेले जयबू सावन में कजरिया बदरिया घेरी आई नदी कैसे खेले जयबू सावन में कजरिया बदरिया घेरी आई नदी। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी शहडोल के YouTube चैनल से भी सुन सकते हैं। YouTube पर सर्च करें AKASHVANI यानी आकाशवाणी शहडोल। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है।
किसान भाइयों और बहनों, किसानवाड़ी कार्यक्रम आज यहीं तक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप सबको नमस्कार और राम राम।